तो हम लोग प्रॉब्लम कुछ आप लोग को दिया गया था एक्सरसाइज 3 का, राइट? हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से पढ़िए, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो अच्छा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज फर्स्ट। अच्छा,
देखिए क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ लिए हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ CO2 प्लस कितना है, M1 V1 से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है और M1 कितना है 0.05, तो हो जाएगा 5 मिलीमोल, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करने से सॉल्यूशन का pH 2 हो गया है। तब तक इलेक्ट्रोलिसिस किए जब तक कि सॉल्यूशन का pH 2 नहीं हो जाए। तो भाई आपका इसका मतलब किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का। तो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और pH एसिडिक जोन में है, तो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का अगर आप इक्वेशन नहीं जानते इलेक्ट्रोलिसिस का, तब तो एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, जो हम लोग प्रैक्टिस किए उसका लाभ मिला ना। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस का इक्वेशन जहाँ तक मैंने आपको सिखाया है यही है, करेक्ट। यहाँ पे सल्फेट नहीं जाता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और यहाँ पे ए इक्वेशन मैंने बैलेंस कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पता करने की कोशिश किया कि H प्लस कितना मिलीमोल बना है एक्चुअली। तो pH यहाँ तो सर पता कैसे चलेगा, तो अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो वॉल्यूम तो पहले से पता है 100 ml है, तो M1 भी बने H प्लस के लिए कर देंगे। तो pH इक्वल टू 2, तो pH का मतलब log 1/H प्लस, और log 1/H प्लस का बेस क्या रहेगा 10, तो क्या हुआ यहाँ से 1/H प्लस इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर -2, इज इट राइट। हाँ ना बोलते रहेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ H प्लस प्रोड्यूस इक्वल टू M1 इंटू V1, राइट, 10 टू द पावर -2 इंटू 100, करेक्ट। तो कितना मिलीमोल मिल जाएगा, यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, एवरीवन, एनीवन? ओके, आप मेरे सॉल्यूशन में इनिशियली CO2 प्लस कितना था, इनिशियली जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया उससे पहले जो बनाए थे 100 ml में 5 मिलीमोल था, राइट। लेकिन इतना प्रोसेस होने के बाद क्या CO2 प्लस इतना ही रहेगा या CO2 प्लस कुछ कंज्यूम हो गया, और कंज्यूम इस बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, इज इट राइट। तो क्या यहां से बोल सकते हैं कि 4 के लिए इसका 2 कंज्यूम होगा, यहां से 4 में किसके बारे में पता है मुझे, H प्लस के बारे में पता है कि H प्लस प्रोड्यूस हुआ है 1 मिलीमोल, तो यहां से तो हम लोग बात कर सकते हैं 4 मिलीमोल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका 4 मिलीमोल के लिए इसका 2 मिलीमोल कंज्यूम होगा, तो इसका 1 मिलीमोल के लिए कितना कंज्यूम होगा एवरीवन, हाफ। 4 मिलीमोल टू मिलीमोल ऑफ CO2 प्लस कंज्यूम्ड। मेडिकल के बच्चे और बोर्ड में यहाँ इतना तक क्वेश्चन नहीं आएगा, सो घबराने की बात नहीं है, बट एक कॉमन क्लास है और थोड़ा सा अगर मिक्स करके क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 1 मिलीमोल, क्योंकि मेरे पास H प्लस 1 मिलीमोल ही प्रोड्यूस हुआ है, तो 1 मिलीमोल के लिए 2/4 मतलब हाफ मिलीमोल, राइट। ओके,
इसका मतलब है नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Cu2 प्लस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, कितना बोलिएगा एवरीवन? 5 माइनस हाफ मतलब 4.5 मिलीमोल। यहाँ तक समझने में किसी को भी प्रॉब्लम? ये तो कंपल्सरी नहीं है ना कि ऑलवेज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से सॉल्व करें, जहाँ पे जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट मोल मेथड से सॉल्व करने के लिए, मोल मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस यही चाहिए कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो ये मेरा यहाँ तक बैलेंस ही था हर एंगल से, राइट? यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हटाए, चलिए हटाए एवरीवन। भाई सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा, बहुत ख़राब बात होता है। टीचर पूछ रहे एटलीस्ट लिख ली तो बोलना तो चाहिए। अब एक दो स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन पूरा बैच के लिए तो कम से कम एटलीस्ट अनम्यूट करके एक बार बोल दीजिए हाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ तक तो हम लोग सारा काम कर लिए। अब इसके बाद का जो काम है वो प्योर टाइट्रेशन का था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का। तो टाइट्रेशन कुछ नहीं है भाई, रिएक्शन कर रहा है एंड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। देन सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस न्यूट्रलाइज्ड एंड देन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ Ki एंड I2। इसका मतलब समझे? मतलब सॉल्यूशन में जो H+ बना था उसको ख़त्म कर दिया गया, राइट? मतलब अब वहाँ पे H+ नहीं है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या कि जो H+ मेरा सॉल्यूशन एसिडिक बना था उस एसिडिक कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद क्या बोला गया है? द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज एंड देन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ Ki एंड I2 फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आपको समझने का रिक्वायरमेंट है कि एक्सेस ऑफ Ki, इसका मतलब तो सर एक Ki रिएक्शन किसके साथ करेगा? तो एक Ki रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पे Ki रिएक्शन करेगा। और ये भी बोला गया है कि I2 बन रहा है, राइट? इसका मतलब है कि I- का यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से 0, करेक्ट? तो किसी को तो रिडक्शन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन होता है Cu2+ का, यहाँ पे रिडक्शन। तो ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन होना पड़ेगा कि सर यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा। और ये जब आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब मैं टाइट्रेशन पढ़ाऊँगा तो उसमें 20 रिएक्शन, ये दिस इज द प्योरली द पार्ट ऑफ टाइट्रेशन। आरसी मुखर्जी में एक चैप्टर का नाम ही है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्योरली उसका है, ठीक है? इसका मतलब इस क्वेश्चन को कितना स्मार्टली इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को टाइट्रेशन के साथ मिक्स कर दिया गया। मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर मुझे सारा केस स्टडी चेक करना है तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पैराग्राफ जैसे देंगे उसमें 3 क्वेश्चन सेट कर लेंगे, राइट? तो अब यहाँ पे इसका रिएक्शन आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बता दूँगा। 20 या 25 रिएक्शन देते ही हैं कि देखिए यही 25 में से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी 25 रिएक्शन में से कोई एक आएगा 200% गारंटी के साथ। पिछले 40 ईयर्स का तो ऑब्जर्वेशन यही है कि उसी 20-25 रिएक्शन में से आते रहता है क्वेश्चन। तो देखिए एक्चुअली ये बनता ये है, ठीक है? तो यहाँ पे +2 से +1, यहाँ पे मिस्टेक होने का एक चांस रहता है कि +2 से शायद 0 कर दें। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले रहा था तो कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं +2 से +1 0 कर रहा था, कॉपर 2+ कन्वर्टेड इनटू कॉपर, क्योंकि इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होता है यहाँ पे कॉपर का। तो सर बाकी दूसरे का तो बाकी कोई वहाँ पे रिडक्शन के लिए है ही नहीं। तो इस केस में तो बनाना ये है, तो देखिए तो बैलेंस है क्या?
और ये है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट। तो रिएक्शन तो इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग, ये तो एक्सेस है ना, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, तो ए Cu2I2 तो कितना रहेगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अगर चाहते हैं तो पोटेशियम को हटा दीजिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 4I माइनस, करेक्ट। अब तो बैलेंस है 2Cu। अब यहाँ देखिए, और क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन ml ऑफ Na2H2O3। तो भाई यहाँ पे इसके पास मेरा बचा हुआ मिलीमोल कितना था, 4.5 ना। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका 2 से इसका 1 बनता है, तो जब एक खत्म हो जाएगा तो इसका कितना बनेगा, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, इसमें नहीं है। तो 4.5/2 मिलीमोल किसका, I2 का। और जो I2 बना इसको आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं, बहुत फेमस है रिएक्शन जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। I2 + Na2H2O3 ये बन जाता है NaI अब प्लस Na2S4O6, मतलब ए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे, देखिए तो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, और 0 से -1 हो गया है। अब यहाँ पे इसका मेरे पास I2 का कितना है 4.5/2 मिलीमोल, T = 0 पे। और क्वेश्चन में बोला गया कि इसको 100% खत्म करने के लिए इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एंड I2 फॉर्म्ड, जो I2 फॉर्म हो गया है टाइट्रेटेड विथ 0. कितना है 0.4 है या 0.01 है, 0.04 m Na2H2O3। इसका मतलब कि इस I2 के लिए तो यहाँ से क्या यूनिटरी मेथड लगा देंगे, इसका 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, तो इसका इतना मोल के लिए इसका कितना चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन। नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Na2H2O3 फॉर कंप्लीट titration of I2 equal to how much, यूनिटरी मेथड से 4.5/2 × 2 मतलब 4.5 मिलीमोल, करेक्ट। इसमें सबसे बड़ा रोल था रिएक्शन का जानना, अगर रिएक्शन नहीं जाने थे तो यहाँ तक नहीं आ पाते, ठीक है। और नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Na2H2O3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m × V, और ये कितना है 4.5 ना, लेकिन ये मिलीमोल है और इसका m दिया हुआ है 0.04 × V, इज इट राइट, इक्वल टू 4.5। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा 4.5/0.04, बट जो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा एवरीवन वो ml में रहेगा क्योंकि यहाँ पे मिलीमोल था, राइट। तो कितना हो जाएगा 450/4, हाउ मच, हंड्रेड एंड आंसर क्या है, एग्जैक्ट यही आंसर है, राइट। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन को जोड़ जोड़ के बना था, नहीं ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे।
इसमें स्टार लगा दीजिए। इसमें मैं मैक्सिमम हेल्प लिया हूँ नंबर ऑफ मोल का, करेक्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मोल के टर्म में ही था, इसलिए मुझे उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा रोल है ये दोनों रिएक्शन जानना। तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक आप जब सब मैं केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म करूँगा तो ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग एक बार खाली पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, पढ़िए तो। इसको हटाएं। नंबर ऑफ फैराडे सप्लाई क्या निकाल पाएंगे सर? 6.43 इंटू 10⁵ कूलम डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। तो दोनों में से किसी भी प्लेट पे, कैथोड पे या एनोड पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट एनी प्लेट एक्सपेक्टेड, आपने इतना फैराडे सप्लाई किया तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना रहेगा? इतना ही इक्विवेलेंट का रहेगा। इज इट राइट? 6.43 इंटू 10⁵ और डिवाइड बाई 96500, ठीक है ना? ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे पूछा गया है डिटरमाइन द एनोड एफिशिएंसी। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिएक्शन भी लिखा हुआ है। तो ClO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू NaClO3 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? NaClO4, राइट? चलिए अब यहाँ पे किसका कितना प्रोड्यूस हुआ है? यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है स्टूडेंट? सर क्लोरीन का हुआ है, करेक्ट। +5 से कहाँ गया है? +7 में। देन व्हाट इज द एन फैक्टर? इसका एन फैक्टर 2, तो इसका भी एन फैक्टर 2 रहेगा स्टूडेंट। अब बोलिएगा सर ये तो बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है नहीं। बैलेंस नहीं है, फिर भी मुझे इस बात का बिल्कुल खबर है कि जो इसका कोफिशिएंट रहेगा वही इसका कोफिशिएंट रहेगा। बोलिए ऐसा क्यों? यहाँ पे सोडियम 1 है तो यहाँ भी तो सोडियम 1 ही रहेगा ऑलवेज। बैलेंस जब करेंगे, यहाँ पे मेरा बैलेंस नहीं करना है क्योंकि सर आप एन फैक्टर, आपको एन फैक्टर इसका पता चला है ना कि इसका, करेक्ट। इसका एन फैक्टर पता चलने के लिए हम लोग को कोफिशिएंट जाना पड़ेगा। बट इस बात का डैम श्योर है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम ही ऑलवेज रहेगा। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? मैं जो कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, तो भाई इसमें 2 कभी करेगा ही नहीं, तो सोडियम बैलेंस ही नहीं हो पाएगा।
अब बाकी तो बैलेंस रहेगा, अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो बाकी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है कि बैलेंस करना चाह रहे हैं, मीडियम अगर एसिडिक हो लेट अस सपोज, तो उसमें हम लोग फिर वाटर और H+ का हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका भी n फैक्टर यहाँ पे इसका 2 है, तो इसका भी n फैक्टर 2 रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए, तो क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl4 आप निकाल पाएंगे? सर निकल जाएगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2, इट राइट। मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई किसका मॉलिकुलर वेट? NaCl4 का, राइट। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaCl4 प्रोड्यूस्ड इक्वल टू मास ऑफ NaCl4 और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl4। क्या यहाँ तक सही है एवरीवन? तो यहाँ पे इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, थोड़ा सा तो यहाँ से अब एक ही साथ लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एनोड इफिशियंसी, परसेंटेज ऑफ एनोड इफिशियंसी का क्या फार्मूला दिए थे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटल वही होता है जो प्लेट पे मिलता है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, आप लोग रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है या उस तरफ लिख दूँ? परसेंटेज ऑफ एनोड इफिशियंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट थियोरेटिकल, हाँ एक्सपेक्टेड, एंड 200। तो सब कुछ तो आपके हाथ में है। प्लीज़, अब मैंने सारा थीम बता दिया, आप मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताइए। कैलकुलेशन कर पाएंगे एवरीवन? ठीक।
60.06 मोटा मोटी सही है। 60.03 आंसर यहाँ परसेंट दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन aqueous solution of HSO4 minus ion कन्वर्टेड इनटू दिस वन। ये अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है कि HSO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू H2O2 2 माइनस, एज्यूमिंग 80% इफिशियंसी, मतलब 80% इफिशियंसी के साथ व्हाट शुड बी पास थ्रू द सॉल्यूशन टू मेंटेन प्रोडक्शन रेट ऑफ 1 मोल पर आवर। मतलब मुझे 1 मोल पर आवर चाहिए, इज इट राइट? सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन रेट जो मेरा रिक्वायरमेंट है, राइट, रिक्वायरमेंट है 1 मोल पर आवर, किसका? ऑफ H2O2 और H2OH 2 माइनस का। इसका मतलब टाइम हो गया मेरा कितना? 3600 सेकेंड। तो क्या मैंने सही लिखा? इसमें नंबर ऑफ मोल एक्सपेरिमेंटल हो गया हाउ मच? 1 मोल, एंड HSO4 याद है, इसका भी एग्जाम्पल एक आपको मैं बताया था, 2HSO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का लिए थे। देखिए तो बैलेंस है, बिल्कुल 100% बैलेंस है, राइट। अरे हम लोग OHR लिखे हैं, तो क्या यहाँ से इसका n फैक्टर निकाल पाएंगे? इसका 1, यहाँ पे इसका 1 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व है, इसका मतलब n फैक्टर ऑफ, या इसको ऐसे कर दीजिए तो और ज़्यादा समझ पाइएगा, 2H प्लस और प्लस H2OH 2 माइनस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हर एंगल से बैलेंस भी है। तो इसका n फैक्टर, मुझे तो इसका n फैक्टर से मतलब है n फैक्टर इसका 2। देखिए तो डायरेक्ट n फैक्टर लिख सकते हैं, अगर बैलेंस है तो इसका 1 मोल के लिए, इसका 1 मॉलिक्यूल के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे इसका n फैक्टर 2 हो गया। तो भाई नंबर ऑफ मोल एक्सपेरिमेंटल 1 मोल है, इसका मतलब मेरा रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2OH 2 माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2OH 2 माइनस। अच्छा, आप लोग का मिड सेम है क्या सितंबर में? फर्स्ट टाइम तो नवंबर में है ना, इज इट इन नवंबर जो सिलेबस आप लोग का CBSE रिलीज किया है, उससे पहले तो कुछ नहीं है। जो भी हम लोग, मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ नवंबर अक्टूबर तक सब कुछ जितना भी आपका फर्स्ट टर्म में है, लाइक सॉलिड स्टेट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। और देखिए ये तो हम लोग जो मेरा सीक्वेंस था वो एक्चुअली सही सीक्वेंस था, क्योंकि जो सीक्वेंस में पकड़ा था उसी सीक्वेंस में एक्चुअल में स्कूल में भी चलते रहता था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो भी मेजर टॉपिक है, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन बहुत लाइट टॉपिक है, इतने घबराने की बात ही नहीं है, बहुत फटाक से ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक आसान सा टॉपिक था, तो ये सब लास्ट में हम लोग कवर कर लेते थे। बट ये सब टॉपिक जो मैं अभी टॉपिक कवर कर रहा था वो बहुत लेंदी और बड़ा टॉपिक था,
बट पहले जब शुरू करिए तब तो उसको पता ही नहीं था। पहले से पता रहा था कि ऐसा कुछ प्लानिंग होने वाला है तो हम लोग कुछ और करते। बट अभी भी टाइम से पहले हो गया तो उस टाइम तक सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इवन कि फिजिक्स में भी कवर हो जाएगा। कैपेसिटर तक ही टाइम लगता है भाई, उसके बाद तो देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। ये इलेक्ट्रोस्टेट मैकेनिक्स का रेस्ट एंड मोशन है अगर आप सही से देखेंगे तो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स का। यहाँ पे बहुत सारा बात होता है, नहीं रेस्ट एंड मोशन में कितना बात होता है, कितना सारा चीज़ पढ़ना है, वन डायमेंशन सब कुछ। तो वहाँ पे मोटा मोटी पूरा मैकेनिक्स का आइडिया लगना शुरू होता है। और जैसे ही रेस्ट एंड मोशन ख़त्म करते हैं तो न्यूटन लॉ मोशन उसके सामने बच्चा टाइप हो जाता है। एकदम पहाड़ पे चढ़ के एकदम मैक्सिमा पे चढ़ के फिर मिनिमा पे आ गए, समथिंग लाइक दैट। वैसे ही इलेक्ट्रोडाइनमिक्स का है। इसलिए कैपेसिटर वगैरह तो स्टार्ट हो गया तो देखते देखते कवर हो जाएगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी तो देखते देखते कवर हो जाएगा। अब प्लस कुछ भी होगा तो थोड़ा माइंड को शांत करके हड़बड़ाहट में नहीं काम करना है। यही तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का परीक्षा है। मेंटली स्ट्रांग होकर काम करना है, ना कि घबराहट में कुछ से कुछ करना शुरू कर दिए। इसलिए एज ए टीचर मुझे भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। चलिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल, राइट, क्या 1 × 2 कर दें? नंबर ऑफ मोल एक्सपेरिमेंटल इतना था तो नंबर ऑफ मोल में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा, करेक्ट है ना। बट भाई ये जो इसका जो दो इक्विवेलेंट मिलेगा ये रियलिटी में मिलेगा, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी, क्या ये दो इक्विवेलेंट के लिए 2 फैराडे ही आपको खर्च करना पड़ेगा? फैराडे तो खर्च होगा एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल, राइट। तो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग बिजली खर्च होगा, समझे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल इनटू 100। क्या यहां से वैल्यू बता पाएंगे? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड इक्वल टू 2 इंटू कितना, ओ सॉरी वही गड़बड़ कैसे हो गया, इसलिए मार्कर रुक गया था। एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटल, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड इक्वल टू 2 इंटू 100/80, इज इट राइट? कितना, 2.5? ए है इस यहाँ तक आइए, इसका मतलब नंबर ऑफ फैराडे कितना भेजना पड़ेगा? नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड इक्वल टू 2.5, और 2.5 पे लिख सकते हैं Q/96500, और 2.5 इक्वल टू Q, और Q के लिए क्या लिख सकते हैं I × T/96500, एंड 2.5 इक्वल टू I × एक कितना टाइम में एक सब काम करना था, 1 आवर में ना, 96500। क्या यहाँ से करंट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? 2.5 × 96500 और डिवाइड बाई 36, कैलकुलेट करके देखिए तो आंसर आता है। यही तो आंसर होना चाहिए।
हाँ 67.012, हाँ 6, वेरी गुड, आंसर है 67 एम्पियर। तो वेरी फ्रेंकली आप, एक क्वेश्चन टफ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, हालांकि बोर्ड के लेवल से ऊपर है, बट बोर्ड तो स्ट्रेट फॉर बोर्ड। आप लोग स्टूडेंट प्लीज़ MTG का या किसी का भी CBSE 12th बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। मैं चाहता हूँ सबका बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, इतना मेहनत कर रहे हैं तो बोर्ड का परसेंटेज भी अच्छा होना चाहिए और इंट्रेंस का भी। इसलिए वो एक बार आप बहुत टैलेंटेड है, आई एग्री, बट फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, तो फॉलो करते जाएंगे ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसका न्यूमेरिकल बताने का रिक्वायरमेंट है। जब इस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे ले लेंगे तो वहाँ का क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे उस चीज़ को डिस्कस करना रहेगा, या अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बोल दीजिएगा कि सर जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट, तो इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं लगता कि थोड़ा बहुत वो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करता है, एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे? इलेक्ट्रोस्टेट जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो कट नहीं करता, बिकॉज कट करेगा तो एक ही पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के टेंजेंट के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, राइट। तो वो सब बातें, या पोटेंशियल का, फील्ड का, या गॉस थ्योरम से जो भी निकालना रहेगा आप बहुत स्मार्टली निकाल सकते हैं। और उसका सॉल्यूशन भी पीछे दिया हुआ है, वहाँ से अगर कहीं पे लैंग्वेज नहीं बनाने आ रहा है तो वहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट का ऐसे असाइनमेंट तो मैं शेयर कर दिया हूँ ना एंट्रेंस एग्जाम का। तो आपको लगता है कि नीट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा टफ आएगा आपका बोर्ड में, मोटा मोटी उसी लेवल का आएगा, या JEE का जो ऑब्जेक्टिव है उतना तो आएगा ही नहीं भाई जितना दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिल्वर कुड बी प्लेटेड आउट ऑन ए सर्वेइंग ट्रे, मतलब एक ट्रे है, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ solution containing silver in +1 oxidation state for a period of 8 hours at a current of this one. What is the area of the tray if the thickness of the silver plating is this one? Density of silver, okay. डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है और डेंसिटी किस में दिया हुआ है? तो सर डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, तो अदरवाइज मैं सॉल्व कर दिया, पता चला कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया था। एक दो बार क्वेश्चन पढ़िए। हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन कि क्वेश्चन में निकालना क्या है? मतलब इस टाइप का कोई ट्रे है जिसका एरिया दिया हुआ है, इसी एरिया पे डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका ये थिकनेस निकालना है। सॉरी, एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट एरिया ऑफ ट्रे इक्वल टू ए सेंटीमीटर स्क्वायर। जानबूझ के मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल रहा हूँ क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था। तो मेरा वॉल्यूम कितना रहेगा?
तो वॉल्यूम रहेगा सर A इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हाइट तो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है ना, और एच दिया हुआ है, इट राइट। एच बाद में वैल्यू पुट कर देंगे एच का। तो मेरा मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कितना हुआ, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी का वैल्यू भी पता है। तो आपको नहीं लगता कि सर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो क्या इसको डायरेक्टली ग्राम लिख दें? बट यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो ए का वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि उसी को सॉल्व करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये है मेरा रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा सर, 1 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना भाई, इक्विवेलेंट वेट रहेगा एटॉमिक वेट बाई यस, मतलब 108 ना, 108। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। एक लाइन में, ज़्यादा कहानी बनाने से अच्छा है कि यही कर दे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना, डी वी वाई इक्विवेलेंट वेट। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आप लोग पकड़ पाए मुझे, मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या डायरेक्टली कर दें, क्यू बाई 96500। और क्यू कितना कितना करंट का फ्लो कर रहे थे, 8.46 ये हो गया करंट। और कितना आवर के लिए, 8 आवर के लिए। देखिए तो मैंने सही किया, टाइम को सेकेंड में, एक साथ एक कूलम में मिल गया, और डिवाइड बाई 96500। तो भाई यहाँ से एक ही तो अननोन है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट कर देखेंगे तो डेंसिटी कितना था, 10.5 इंटू एज का वैल्यू बोलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू 2.54 इंटू 10 टू द पावर 3, -3 था या 3 था, 3 था ना, और डिवाइड बाई 108 इक्वल टू 8.46 इंटू 8। बस थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, नहीं थोड़ा नहीं सर, अच्छा खासा है। ओनली अननोन इज ए। क्या यहाँ से ए निकल जाएगा, ए निकालिए, ए का वैल्यू देखिए तो ठीक है ना।
आंसर आ गया? छोटा सा कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर भी जवाब दे रहा है। वन अच्छा, इसका मास भी निकालना था नहीं? एरिया है 1.02 इंटू 10 टू द पावर मास तो ऐसे, हाँ 1.02 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ऑलमोस्ट सही है। और ए निकल जाएगा तो क्या मास नहीं निकाल जाएगा डी इंटू वी करके मास? अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। यहाँ से अब इसमें और कितना क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिर्फ 4 लेक्चर, बट बिल्कुल अलग टॉपिक। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये मैं लिख रहा हूँ कि अगर बाद में भी 1-2 महीना के बाद मुझे एटलीस्ट लास्ट वीडियो देखकर पता चल जाए कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इसे बहुत आराम से पढ़ाएंगे। तो 3 लेक्चर मतलब प्रॉब्लम वगैरह करवाते हो, ठीक है। आप देखिएगा असाइनमेंट में लास्ट में कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पे भी शायद एक प्रॉब्लम होगा। असाइनमेंट एक होगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। जो इसका एक्सरसाइज 2 है स्टूडेंट, वो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, समझे। एक्सरसाइज 2 देख लीजिएगा। आज जो 12 प्रॉब्लम है उसको बनाने में मुझे 1 आवर या 1.5 आवर लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर, 2 लेक्चर, 2 थ्योरी या 1 प्रॉब्लम कर लिया, ठीक है। और 1 लेक्चर बैटरी, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल एंड और कंडक्टेंस में ही रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी सब कुछ। सेकेंडरी सेल
और इसके बाद इसी में आ जाएगा फ्यूल सेल, ठीक है ना। दी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें 2 लेक्चर, मतलब बहुत आराम से पढ़ाने वाला, कि लाहे लाहे अगर आराम से समझाते हुए पढ़ाए तो 5 लेक्चर सिंपली, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं इस सेक्शन के लिए, तो सर क्या हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आरसी मुखर्जी में 2 अलग अलग चैप्टर है, खाली इस टॉपिक पे हार्डली आपको वर्कआउट जो हम लोग सॉल्व करते हैं उस पर 10 या 15 प्रॉब्लम मिलेगा इस सेक्शन पे, ओनली 10 to 15। तो कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस जहाँ पे निकालना रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो इस सेक्शन को मैं नवंबर में लूँगा स्टूडेंट। पहले मेरा टारगेट अब है कि मैं अब सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट कवर करूँगा, ठीक है, होगा। तो इस सेक्शन को बाद में देख लेते हैं। इस सेक्शन मतलब मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 95% ओवर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 90% ख़त्म। इस सेक्शन को बाद में देखेंगे, मतलब लेकिन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका प्रैक्टिस, आपको जो मैंने सिखाया वो भूल जाइएगा। प्रॉब्लम बना रहेगा तब नहीं भूल पाइएगा, तब तक मैं थ्योरी को बढ़ाते रहूँगा, करेक्ट ना। इसलिए मैंने एक जगह पे लाकर रोका, दैट्स व्हाई कि मैं बिल्कुल अलग पार्ट है, यहाँ से हम लोग बाद में लास्ट में कवर करेंगे।